Today we are discussing JEE Mains 2021 18th March इवनिंग से पेपर। लोग JEE Mains का 18th मार्च का इवनिंग से पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2021 का। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इट्स गिवन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कॉजेस। तो आपको पता है विटामिन के अगर हमारे पास डेफिशिएंट हो जाएगा तो उसकी डेफिशिएंसी से जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग का टाइम है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, सो वी कैन राइट आंसर 3। और डिटेल देखना है तो एक बार एनसीईआरटी के 12th क्लास से वॉल्यूम 2 में आइए। So there it's given a table in which it's given some important vitamins, their sources, and the deficiency diseases. Make it clear, all the diseases are because of deficiency of these vitamins. तो उसमें देखो विटामिन के अगर हम देखेंगे तो विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है। ध्यान रखना है, डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज करता है, और अगर शॉर्टेज हो जाती है तो फिर मतलब अगर एक्स्ट्रा विटामिन के हो जाएगा तो ब्लड क्लॉटिंग का टाइम डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। Then comes next question is given, non-biodegradable waste are generated by the thermal power plants. Biodegradable detergents leads to the eutrophication. तो देखो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गए, क्योंकि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो जनरली थर्मल पावर प्लांट से क्रिएट होता है, और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो वाटर के अंदर क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बढ़ा देता है, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ एक्सेप्शनली हायर हो जाती है, और जो एनिमल बॉडीज हैं वो सफर करने लग जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 1। आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज 1, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ट्रू। ठीक है। डिटेल देखना है तो उसके लिए भी एनसीईआरटी में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले पोर्शन को देखिए। ये देखिए आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में यहाँ पे देखिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर जनरेटेड बाय थर्मल पावर प्लांट्स which are produced fly ashes, integrated iron steel plants which produces blast furnace slag and all that. So these are industrial waste. और जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज होते हैं वो यूट्रोफिकेशन करते हैं, वो आप पार्ट यहाँ पे मार्क कर लीजिए। यूट्रोफिकेशन का कंसेप्ट यहाँ से मार्क करिए। तो यहाँ पे देखो, nowadays most of the detergents available are biodegradable, however their uses can create other problems, और वो प्रॉब्लम आगे नीचे जाके डिटेल में देखो यूट्रोफिकेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे कि एनिमल लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है प्लांट की एक्सेसिव ग्रोथ की वजह से। तो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, आंसर 1 मार्क कर देंगे। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3, इट्स गिवन मेन प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ मेथॉक्सीनेफ्थलीन एंड हाइड्रोआयोडिक एसिड। तो हमारे पास देखो 1 मेथॉक्सीनेफ्थलीन है, तो 1 मेथॉक्सीनेफ्थलीन का पहले एक बार स्ट्रक्चर लिख लीजिए। तो 1 मेथॉक्सीनेफ्थलीन इज दिस, और इसकी रिएक्शन अगर हम HI से कराएंगे तो आपको क्लियरली पता है कि यहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा, तो इससे इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो नहीं पाएगा। तो जो बॉन्ड ब्रेक करेगा वो CH3 वाली साइड से ही करेगा। तो इसका अगर फाइनल प्रोडक्ट लिखेंगे तो नेफ्थॉल बनाएंगे और साथ में CH3 आई मिल जाएगा। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग 1 मार्क कर देंगे। समझ में आ गया? ध्यान रखना है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा। Then comes question number 4, in the following reaction the hybridization of carbon A, B, C respectively। तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो आप पहला वाला जो कार्बन A है उसके पास सारे सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, दूसरे कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है तो sp2, और नेक्स्ट वाला कार्बन जो है उसमें भी एक पाई बॉन्ड कनेक्टेड है तो वो भी sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 sp2 एंड sp2, sp3 sp2 एंड sp2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ध्यान से देख लीजिए। और कार्बन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत आसान होता है, अगर एक पाई बॉन्ड होता है तो sp2 बोलते हैं, 2 पाई बॉन्ड हो जाते हैं तो sp हो जाता है, और कोई पाई बॉन्ड नहीं होता तो sp3 होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 sp2 एंड sp2, तो आंसर इज 1। ठीक है। Then comes question number 5, the oxidation state of nitrogen in the following is in the order। आप सबके ऑक्सीजन स्टेट लिख डालो फटाफट। तो NO के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट +2 आएगा, NO2 में इट इज +4, N2O में निकालेंगे तो +1, और NO3 माइनस में निकालेंगे तो ये +5 आएगा। तो अगर ऑर्डर मार्क करेंगे तो NO3 माइनस में सबसे ज्यादा हो गया, देन इट इज NO2, देन NO, एंड देन फाइनली N2O। तो इसका आंसर मार्क कर देंगे 3।
ठीक है, क्लियर? तो आंसर विल बी थर्ड ओवर हियर, ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आप आसानी से नाइट्रोजन एक्स मान के ऑक्सीजन -2 से सॉल्व कर लीजिए, इजीली हो जाएगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के यूजेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये भी टिपिकल एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप अगर एनसीईआरटी बुक में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के यूजेस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मेंस में ये यूजेस बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको जरा ध्यान से देखना। तो अगर हम आंसर देखेंगे तो बेरिलियम इज यूज फॉर एक्सरे विंडोज, and then magnesium is used for incendiary bombs and signals. Then calcium is used for the extraction of metal, and then radium is used for treatment of cancer. रेडियोएक्टिव है, ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज हो जाएगा। तो इसके जरा ऑप्शंस मैच कराएंगे तो A4 हो गया, B3 हो गया, C2 हो गया, D1 हो गया, यानी कि आंसर इसमें 1 मार्क कर लेंगे। डिटेल्स में जाना है तो आप एक बार एनसीईआरटी बुक में अल्कलाइन अर्थ मेटल से यूजेस देख लीजिए एक बार। देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले चैप्टर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूजेस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में देखिए सबसे पहले बेरिलियम का यूज देखना है तो इट इज, देखो यहाँ पे लिखा है बेरिलियम इज यूज फॉर मेकिंग विंडोज ऑफ एक्सरे ट्यूब्स। मैग्नीशियम का यूज ऑल तो बहुत सारे यूजेस हैं, आप सब पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ वो मार्क करके दे रहा हूँ जो क्वेश्चन में पूछेंगे। सो मैग्नीशियम इज यूज फॉर इंसेंडरी बॉम्ब्स एंड सिग्नल्स। इसके बाद देखो कैल्शियम इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, आप ध्यान से देखो बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी मिलेगा आपको। एंड द लास्ट वन इज रेडियम, तो रेडियम सॉल्ट्स आर यूज फॉर रेडियोथेरेपी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एंड कैल्शियम इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एंड लास्ट में देखो रेडियम सॉल्ट्स आर यूज फॉर द रेडियोथेरेपी, फॉर एग्जांपल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आप देख सकते हो एग्जैक्टली कॉपीड क्वेश्चन है, वहीं से हम लोग इसका आंसर रेफर कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? देन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बेसिक मीडियम H2O2 exhibits which of the following reactions। तो देखो ये आपका हाइड्रोजन वाले पोर्शन से कॉपी किया हुआ सवाल है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की रिएक्शंस आपको मार्क करनी है। तो H2O2 आपको पता है अल्कलाइन मीडियम में बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट तरह बिहेव करता है। तो ये Mn2+ को Mn4+ में कन्वर्ट करेगा, I2 को I- में कन्वर्ट करेगा, बट लेड सल्फाइड को लेड सल्फाइड में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो हम इसका आंसर मार्क करेंगे तो 4 हो जाएगा, A एंड B करेक्ट। ठीक है, डिटेल्स देखना है तो हाइड्रोजन वाले चैप्टर में H2O2 की रिएक्शंस देख लीजिए एक बार। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2 में मार्क करना है इसको। तो H2O देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है इन बोथ एसिडिक एंड अल्काइन मीडिया। इसमें देखो लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में अगर ऑक्सीडाइज कराना है तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एसिडिक मीडिया। ठीक है, और वहीं पे अगर H2O2 का दूसरा बिहेवियर देखना है तो Mn2+ से देखो Mn4+ बेसिक मीडियम में होता है, और I2 से I- भी देखो बेसिक मीडियम में होता है। These are the two reactions which takes place in basic medium, where Mn2+ oxidizes to Mn4+ and I2 will convert to I-, which is reduction property. ठीक है, तो H2O2 both oxidizing as well as reducing agent तरह काम करता है both in acidic and basic medium। तो लेड सल्फाइड से लेस सल्फेट का जो प्रोसेस है ये एसिडिक मीडियम में होता है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा A एंड B, और ऑप्शन के बेसिस पे लिखेंगे तो इट इज ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पे देखो ये आपका रिफाइनिंग टेक्निक्स मैच करानी है। तो सबसे पहले मर्करी का प्रोसेस अगर हम फॉलो करेंगे तो दैट अंडरगोस डिस्टिलेशन लोअर बॉइलिंग पॉइंट की वजह से, कॉपर के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इन केस ऑफ कॉपर इट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सिलिकॉन जो है ये आपका सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है तो उसके लिए हम लोग फॉलो करेंगे जोन रिफाइनिंग, और निकल के लिए यूज करेंगे वेपर फेज रिफाइनिंग, जिसके लिए स्पेसिफिक प्रोसेस नेम होता है मॉन्स प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस में इसको NiCO4 में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल एनसीईआरटी में आप चाहोगे तो सारे रिएक्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा A2, B3, C4 एंड D1। तो आंसर मार्क करेंगे थर्ड। मेटलर्जी वाले चैप्टर में आप देखिएगा रिफाइनिंग में सारे टेक्निक्स लिखे हुए, आप इजीली याद रख सकते हो। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9। इन द रिएक्शन हाइपोब्रोमाइड विद अमाइड
कार्बोनिल कंपाउंड इज लॉस्ट है, तो ये आपका देखो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हो गया। अगर हमारे पास RCONH2 है और इसकी रिएक्शन हम लोग हाइपोब्रोमाइड से कराते हैं विच इज OBr माइनस विच इज सिंपली Br2 एंड OH माइनस, तो इस प्रोसेस से RNH2 बनेगा और कार्बोनेट आयन के फॉर्म में कार्बन रिड्यूस होता है। आपको पता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में जो कार्बन है वो कार्बोनेट आयन के फॉर्म में रिमूव होता है। स्टैंडर्ड सवाल है, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। इट इज डीकार्बोक्सिलेशन बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ CO2 बिकॉज CO2 एसिडिक होता है, मीडियम एल्कलाइन है, तो कार्बोनेट फॉर्म में रिमूव करेंगे ना कि CO2 के फॉर्म में। तो हम लोग इसका आंसर मार्क कर देंगे थर्ड। Then comes to the next question. It's given the charge on the colloids cadmium sulfide and TiO2 salts are. तो आपको पता है कि जो सल्फाइड सॉल्ट होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज, और जो ऑक्साइड सॉल्ट होता है ये आपका सल्फाइड है। आप ध्यान से देखो तो अदरवाइज टिपिकली एनसीईआरटी से कॉपी है, मैंने आपको एक टेबल मार्क कराई थी नोट्स में, अगर आपको ध्यान हो चार्जेस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। तो ये आपका सल्फाइड सॉल्ट जो भी होते हैं ये सब नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और TiO2 जो है वो ऑक्साइड फॉर्म है, और ऑक्साइड फॉर्म जितने भी होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट होते हैं। तो यहाँ पे CDF जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और TiO2 जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर फ्यूचरिस्टिक एंगल से सारे केस मार्क करने हैं, अभी तो इसका आंसर 1 हो गया, बाकी अगर सारे केस मार्क करने हैं तो आप एनसीईआरटी में 12th क्लास वॉल्यूम 1 में सरफेस केमिस्ट्री वाली यूनिट देख लो। यहाँ पे चार्ज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये देखो TiO2 पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट दिया हुआ है और ये कैडमियम सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट है। अगर पूरा डिटेल याद रखना है तो जितने भी हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बेसिक डाइज पॉजिटिव होती है, हीमोग्लोबिन ब्लड का जो पार्ट है वो पॉजिटिव होता है, और ऑक्साइड सारे पॉजिटिव सॉल्ट होते हैं। Whereas metals are negatively charged salt, sulfides are negatively charged salt, acidic dyes are negatively charged salt, और जितने भी नेचुरली अकरिंग हमारे पास सॉल्ट्स है कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं वो सब नॉर्मली नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इससे आप सारे चार्जेस याद रख सकते हो, तो रूटीन सवाल आता है। Then comes question number 11. The secondary valency and the number of hydrogen bonded water molecule in the copper sulfate dot 5 H2O. तो देखो आपको कॉपर सल्फेट डॉट 5 H2O का स्ट्रक्चर का आइडिया है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आप जानते हैं। तो इसमें देखो पता है कि कॉपर के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल तो डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं, देन SO4.H2O ये फॉर्म होती है इसकी। और अगर स्ट्रक्चर के टर्म में बनाएंगे तो कॉपर 2 + 4 4 वाटर मॉलिक्यूल तो डायरेक्टली अपना लोन तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो 5वां वाटर मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किए देता हूँ, आप देख लीजिए, ये आपका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। ये वाटर मॉलिक्यूल है जो सल्फेट आयन के साथ और इनर सेल वाले वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। ये जैसे देखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो उसमें से 4 मॉलिक्यूल तो वाटर के डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो उसमें सेकेंडरी वैलेंसी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, तो दैट इज 4, और हाइड्रोजन बॉन्डेड 1 हो गया, तो उसका आंसर मार्क करेंगे 4। ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 12। 12 में लिखा है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो देखो ये ड्रग्स आपको मैच कराना है, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का पोर्शन हो गया। तो सबसे पहले एंटी फर्टिलिटी ड्रग मार्क करना है, तो दिस इज नॉर्ट्रिटोन। ए मैचेस विद 3, अगर आप चाहो तो इतने ही से आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर 3 हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो एक ही ड्रग से आंसर बता सकते हो। जेई मेंस की मैच द कॉलम में ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप कई बार आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो ऑप्शन की हेल्प से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, आपको एक केस भी ठीक से मालूम होगा तो आंसर आ जाएगा। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग इज नॉर्ट्रिटोन, आप उसके बेसिस पर अगर बाकी मैच करा दोगे तो मैच कर जाएगा। इसके बाद एंटीबायोटिक अगर मैच कराना है तो दैट इज सल्वर्सन। ट्रांकुलाइजर अगर हम मार्क करेंगे तो दैट इज डाप्रोबेमेट, एंड द लास्ट वन विच इज एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो दिस इज एलिटेम। अगर आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर भी याद होता तो भी आप आंसर मैच करा सकते थे। डी का आंसर 2 है, उससे भी आंसर बदल जाता। अगर आपको ड्रग्स नहीं आते तो आर्टिफिशियल स्वीटनर से मैच करा लेते। आर्टिफिशियल स्वीटनर 4 ही है, वो आपको क्लियरली पता है, तो उसमें आप एलिटेम आप कर सकते थे, है ना। ठीक है, क्लियर। डिटेल देखना होगा तो आप केमिस्ट्री डब्ल्यू लाइफ वाले पोर्शन में एनसीईआरटी में देखेगा, वहाँ सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। जितने भी ड्रग्स हैं, जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, इनको ठीक से याद करिए, जेईई में से बहुत रूटीन में सवाल आ रहा है। Then move to the next question. This is question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 में देखो 2 मोल की रिएक्शन पहले डाइल्यूट NaOH से कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देख सकते हो ये ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके पास अल्फा H है, तो डेफिनेटली इट विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल कंडेंसेशन होने के बाद उसको H+ देके हीट किया गया है, तो आपको फाइनल आंसर लिखना है।
है ना। तो पहले केस में डाइल्यूट NaOH लिखा है, हीट पार्ट नहीं दिया, तो आप उसको एल्डोल एडिशन की तरह कर लो। बाद में H+ देके हीट कर दिया गया, तो इट कैन अंडरगो लाइक कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग जरा। तो आपको एल्डोल रिएक्शन लिखनी तो आती होगी। तो देखिए, सबसे पहले आपने एक कार्बोनिल कंपाउंड पे अल्फा H देख के ये कार्बोनाइन बनाया, और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे इसका अटैक कराएंगे ऐसे। तो सबसे पहले एल्डोल एडिशन होगा, तो एल्डोल एडिशन के हिसाब से ये बॉन्ड यहाँ से कनेक्ट होगा, ये 5 मेंबर रिंग कनेक्ट हुई, और यहाँ OH आ जाएगा। ये आपका देखिए सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। और तो वाटर से बाद में H+ देंगे, अगर आप चाहो तो एक स्टेप और लिख सकते हो, सब टू यू। और फिर इसके बाद इसको H+ देके हीट कर दिया। अगर केवल H+ नहीं भी देते और केवल भी हीट करते, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए मैच कर जा रहा है आपसे। दिस इज एल्डोल एडिशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन दिया हुआ है। H+ नहीं भी देते, केवल हीट करते, तो भी यही आउटकम आ जाता है। H+ भी है तो भी आसानी से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट इजीली एलिमिनेट हो जाता है। प्रोडक्ट का टाइप देखना है तो देखो, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। और पिछले वाले केस में देखोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल है, इससे भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देन कम्स क्वेश्चन नंबर 14। 14 में लिखा था ऑक्साइड दैट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो आपको पता है कि ऑक्साइड्स इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये भी सिंपल सॉलिड स्टेट का स्टैंडर्ड सवाल हो गया। आपको वहां से बस एग्जैक्टली कॉपी करना है। तो Mn3O4 जो है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, बाकी Na2O, MgO और SiO2 इनमें नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, दे आर नॉन मैग्नेटिक। तो उसका आंसर सीधे सीधे 2 लिख देंगे। Mn3O4 इज मैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, क्लियर। Mn3O4 को आप अगर और थोड़ा सा एलैबोरेट करें तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा। इट विल बी लाइक MnO.Mn2O3। ये बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा जैसे Fe2O3 होता है। तो उसको फेरी मैग्नेटिक कैटेगरी में डाल सकते हैं अगर और स्पेसिफाई करके लिखना। ऑल्दो इतना डिटेल पूछा नहीं है, तो केवल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने का पूछा है। आंसर 2 मार्क कर देंगे। ठीक है, इससे लिखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैज, और डेफिनेटली ध्यान रखना है जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछा जाएगा तो ऑब्वियसली परमानेंट मैग्नेटिज्म वाले केस चेक करेंगे, ना कि वो केस इनमें मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिज्म आती है, जैसे पैरामेटिज्म डायमेटिज्म, वो एग्जैक्ट मैग्नेटिक में नहीं काउंट करते। अदरवाइज तो सब आंसर हो जाएंगे, कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो आ ही जाएगी। Then comes question number 15. It's given an organic compound A on treatment with benzene sulfonyl chloride gives a compound B, and B is soluble in dilute NaOH and compound A is, ये आपको पता चल गया, हिल्सबर्ग रिएजेंट टेस्ट है और ये 1 डिग्री अमाइन प्ले होता है। टेस्ट ध्यान से देखो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन होने के बाद जो बी बन रहा है वो NaOH में सॉल्युबल है। तो दिस इज रिफर्ड एज हिल्सबर्ग टेस्ट, और ये 1 डिग्री अमाइन के लिए दिया हुआ है, क्योंकि NaOH में सॉल्युबल है। ये 1 डिग्री अमाइन होगा, इनसॉल्युबल होता तो 2 डिग्री अमाइन हो जाता, और रिएक्ट ही नहीं करता तो 3 डिग्री अमाइन हो जाता। तो इसमें आपको डिग्री ऑफ अमाइन मार्क करना है। तो ध्यान से देखोगे, पहला ऑप्शन 2 डिग्री अमाइन है, ये आपका 3 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, और ये 1 डिग्री अमाइन है। उसका आंसर 4 हो जाएगा। और ध्यान रखना, अमाइंस की डिग्री कार्बन की डिग्री से नहीं देखते, अमोनिया से जितने H रिप्लेस होते हैं उसके बेसिस पे देखा जाता है। तो NH2 का एक H+, NH3 से एक H+ रिप्लेस करके NH2 बनाया हुआ है। So fourth one is 1 degree amine. Then comes question number 16. It's given a hard substance melts at high temperature and is an insulator in both solid as well as and in the molten state. The solid is most likely to be, तो देखो अगर ये इंसुलेटर ऑफ हीट है तो ये डेफिनेटली कोवलेंट सॉलिड होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हायर है। मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। आयनिक सॉलिड्स जो है वो एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। और मॉलिकुलर सॉलिड्स के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। तो अगर हम इनको जरा कंपेयर करके लिखें तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड स्टेट का स्टैंडर्ड सवाल है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ऑप्शन 2 नहीं हो सकता। और जो आयनिक सॉलिड है ये कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने सॉलिड स्टेट पढ़ाते टाइम सबसे पहले यही टेबल रेफर कराता हूँ आपको, और बोला था मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बोथ स्टेट में, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट ऑल्सो। मुझे याद आ गया ना कौन सी वाली बताई थी, आप देखिएगा शॉर्ट नोट्स में भी होगा, नोट्स में भी, प्रॉपर नोट्स में भी ये चीज लिखवाई हुई है मैंने।
जेई मेंस के लिए जो रिवीजन नोट्स बताए थे उसमें भी ये चीज स्पेसिफाई करा था, तो उसका आंसर 3 हो जाएगा। अगर किसी को रेफर करना है तो आप सॉलिड स्टेट के चैप्टर में जाइए। सबसे पहले स्टार्टिंग में सॉलिड्स के जो टाइप दे रखे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, वही वाली टेबल फॉलो कर लेंगे। जस्ट लुक एट द टेबल, दिस वन। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट देखिए यहाँ पे लो होता है। आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स और कोवलेंट सॉलिड्स के जल्दी मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। आयनिक सॉलिड्स के केस में देखेंगे तो इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट्स इन मोल्टन स्टेट या एक्वा सॉल्यूशन। जबकि मेटेलिक सॉलिड्स के केस में देखेंगे कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बोथ इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। और कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स के केस में देखेंगे तो यार इंसुलेटर्स। इस टेबल के बेसिस पे स्टैंडर्ड सवाल था, डायरेक्ट आंसर। अगर आपको पता था फैक्ट तो आप सीधे आंसर पे पहुंच सकते थे। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 70। इट्स given both given below the two statements, C2H5OH and AgCN both can generate nucleophile। तो C2H5OH में देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर सकता है, AgCN में नाइट्रोजन फर्स्ट लोन पेयर है, तो बोथ कैन जनरेट न्यूक्लियोफाइल, तो सही है। अगले केस में लिखा है KCN एंड AgCN बोथ विल जनरेट नाइट्राइल न्यूक्लियोफाइल विद ऑल रिएक्शन कंडीशंस। ये स्टेटमेंट आपका, ये स्टेटमेंट आपके लिए फॉल्स हो गया, तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 2 फॉल्स हो जाएगा। उसका आंसर 4 मार्क कर देंगे। देखिए आपको यहाँ क्लियरली समझ में आना चाहिए कि अगर हम KCN लेंगे और पोलर सॉल्वेंट होगा तो आयनाइज होकर K+Cn- बन जाएगा। तो इस केस में कार्बन एज अ डोनर काउंट करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का स्टैंडर्ड एग्जांपल है एनसीईआरटी में, आप अगर देखेंगे तो। और AgCN के केस में सिल्वर नाइट्रोजन के बीच, सिल्वर और कार्बन के बीच में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन डोनर होता है, तो दोनों नाइट्राइल फॉर्मेशन नहीं करते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर 4 मार्क करेंगे, फर्स्ट करेक्ट सेकंड रॉन्ग। डिटेल देखना है तो एनसीईआरटी में आप वाले पोर्शन में मार्क कर लीजिएगा एक बार। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आप KCN और AgCN की रिएक्शन देख सकते हैं। KCN के केस में नाइट्राइल या फिर अल्काइल हाइड वाले चैप्टर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल हाइड वाले पोर्शन में मिलेगा आपको। एंड यू कैन सी हियर कि KCN की रिएक्शन से नाइट्राइल या साइनाइड फॉर्म होगा और AgCN से आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल फॉर्मेशन होता है। अगर इसी जैसे और एग्जांपल्स देखने हैं तो आप KNO2 और AgNO2 का भी एग्जांपल दे सकते हैं। इससे अल्काइल नाइट्राइल और नाइट्रोइल के दो फॉर्मेशन होता है। ये आपका टिपिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18 is given below the two statements. Bohr series accounts the stability of the line spectrum of Li plus ion। तो देखो Li plus जो आयन है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो लिथियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने? 3, और उसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ। और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बोर मॉडल वैलिड नहीं होता, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। दूसरे केस में लिखा है बोर थ्योरी वाज अनस्टेबल अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये एकदम सही है, इसको हम लोग स्टार्क्स इफेक्ट बोलते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। सॉरी, नॉट स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज जीमैन्स इफेक्ट। तो जीमैन इफेक्ट बोर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है, तो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट हो गया और 1 रॉन्ग हो गया। तो 1 फॉल्स 2 ट्रू, मतलब आंसर इसका हो जाएगा 4th। 1 फॉल्स एंड 2 ट्रू, तो आंसर इसका हो गया 4th। मुझे समझ गया ना, लाइन स्पेक्ट्रम जो बोर मॉडल एक्सप्लेन करता है वो केवल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक के लिए एक्सप्लेन करता है। Li+ इसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन है, Li2+ के लिए ये चीज एक्सप्लेन कर सकता था। अगर इसका सही स्टेटमेंट बनाना होता तो Li2+ लिख देते तो करेक्ट हो जाता। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो हमारे पास एनिलीन के नाइट्रेशन करा रहे हैं, इसमें ABC 3 प्रोडक्ट बने हुए। कंसीडर रिएक्शन एंड द परसेंट, कंसीडर गिवन रिएक्शन परसेंटेज यील्ड ऑफ। तो आपको पता है इसमें मेजर प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज अराउंड 51%, वो पैरा प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद 47%, टिपिकल एनसीईआरटी का सवाल है, 47% आपका मेटा प्रोडक्ट बनता है और ऑर्थो प्रोडक्ट अराउंड 2% बनता है। तो अगर यील्ड के टर्म में आंसर लिखेंगे तो ये C, B एंड A हो जाएगा। दिस बिकम CBA, तो इसका आंसर हम लोग 1 मार्क कर देंगे।
स्टैंडर्ड एनसीईआरटी सवाल है, आप अमाइन वाले चैप्टर में देख लीजिएगा, प्रॉपर यील्ड परसेंटेज देखे हुए हैं। इसका लॉजिक भी आप समझ सकते हैं अगर ध्यान से समझना है तो, क्योंकि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है तो जो एनिलीन है वो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाती है, इसकी वजह से रिंग डीएक्टिवेट कर जाती है और इसकी वजह से मेटा प्रोडक्ट भी सिग्निफिकेंट यील्ड में बन जाता है। तो ये जो एनिलीनियम आयन बनता है ये मेटा प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ा देता है। ठीक है, बहुत बारी सवाल आ चुका है जेईई में से, अब तक आपको अच्छे से आ ही गया होगा, नहीं तो उसको थॉरोली एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट, या मेरे नोट्स में देखिए वापस मैंने आपको सिखाया हुआ है। Then comes question number 20. The first ionization energy of magnesium is smaller as compared to that of element X and Y, but higher than that of Z. The element X, Y and Z respectively. तो देखो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी आपको लिखनी है किससे कम और किससे ज्यादा है। तो ऑर्गन जो है वो देखिए इनर्ट गैस है और क्लोरीन जो है वो हेलोजन है, लेफ्ट टू राइट जाने में देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी कम होते हुए जाती है। तो अगर मैं इसको जरा अरेंज करके लिखूँ एलिमेंट्स के हिसाब से, तो देखो ये लिस्ट होगी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ जाने में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज करती है। तो उसने बोला हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन एक्स एंड वाई। तो स्मॉलर देन एक्स एंड वाई है तो यहाँ पे क्लोरीन और ऑर्गन आपके एक्स एंड वाई हो सकते हैं। एंड इट इज गिवन एंड इट इज हायर देन जेड, तो वो आपका सोडियम हो सकता है। तो उसके बेसिस पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी कैन मार्क आंसर एज 4। बाकी ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे इसी लिस्ट में, तो नियॉन और सोडियम अगर चेक करेंगे तो सोडियम से तो ज़्यादा है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। लिथियम एंड क्लोरीन चेक करेंगे तो वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, लिथियम से भी ज़्यादा आयनाइजेशन थी मैग्नीशियम, वो भी गलत हो गया। और लास्ट में भी ऑर्गन और लिथियम लिखा है तो वहाँ से भी हम इसे इनकरेक्ट प्रूव कर देंगे। तो अगर आप रिजेक्शन मेथड से करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा इसका आंसर 1 2 3 नहीं है, और सिलेक्शन से चलेंगे तब तो समझ में आ ही रहेगा इसका आंसर 4 है। ठीक है, next comes to the integer type of question. This is question number 1. या numerical type of question. This is question number 1. 10 ml of sodium carbonate solution is titrated against 0.2 m HCl. The following titer values were obtained in 5 readings. Based on these readings and the convention of titrometric estimation of concentration of Na2CO3 solution is millimolar concentration में आपको लिखना है। तो देखो इसमें कंडीशन क्या है कि आपको पता है कि टाइट्रेशन में जब दो कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स आती हैं सेम, तब हम उसे फाइनल रीडिंग मानते हैं। तो पहली रीडिंग देखो 4.8 ml है, फिर 4.9 ml है, फिर 5 ml है, और देखो फिर 5 ml 3 कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स हैं, तो उसका मतलब टाइट्रेशन जो है वो 5 ml पे कंप्लीट हो रहा है। और आप अगर हम यहाँ पे इसकी टाइट्रेशन वैल्यू लिखेंगे तो बेस्ड ऑन दिस रीडिंग कन्वेंशन टाइट्रोमेट्रिक द कंसंट्रेशन ऑफ Na2CO3, तो कंसेप्ट लगाएंगे मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो Na2CO3 का वॉल्यूम 10 ml है, मिली मोल में कंसंट्रेशन हम m1 मान लेते हैं, ये मोल्स पर लीटर में निकालेंगे, बाद में 1000 मल्टीप्लाई कर देना। तो ये अपनी मोलरिटी हो गई, n फैक्टर इसका 2, HCl के लिए 0.2 और वॉल्यूम 5 ml और n फैक्टर 1। यहाँ से अगर हम m1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/20 मोल्स पर लीटर, और उसको 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस कैन बी रिटन एज 50 मिलीमोल्स पर लीटर। तो उसका आंसर हम लोग न्यूमेरिकल डिजिट में 50 लिख देंगे। तो टाइट्रेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया, आप लोगों ने प्रैक्टिकल में भी किया है टाइट्रेशन, आपको पता है जब तक दो कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग टाइट्रेशन में नहीं आती तब तक हम उसको फाइनल रिजल्ट नहीं मानते हैं। केमिस्ट्री के अंदर एवरेज वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता, जो रीडिंग्स आई है उनका एवरेज नहीं लिया जाता, जो दो कॉन्सिक्यूटिव रीडिंग्स मैच कर जाती है वो टाइट्रेशन का फाइनल रिजल्ट होता है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2. The molar conductivities at the infinite dilution of barium chloride, sulfuric acid and hydrochloric acid are given. The molar conductivity at infinite dilution of barium sulfate you have to find out. तो देखो यहाँ पे हम लोग कोल्ड्रास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस सॉल्व करेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ बेरियम सल्फेट अगर हम लिखेंगे, वी मे राइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ H2SO4 माइनस 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ HCl। क्योंकि आयंस के फॉर्म में लिखेंगे तो Ba2 प्लस प्लस 2Cl माइनस आएगा, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस आएगा, उसमें से माइनस 2H प्लस माइनस 2Cl माइनस हटा दो, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो BaCl2 के लिए ये वैल्यू दे रखी है 280, H2SO4 के लिए वैल्यू दे रखी है 860 और HCl की वैल्यू दे रखी है 426। इसको सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर बताना है, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो मेरी समझ से एग्जैक्ट इंटीजर ही आएगा। एक बार सॉल्व करके फाइनल आंसर बताइए।
तो ऊपर ये देख लीजिएगा, थोड़ा ये गलती से क्या या प्लस आएगा, ऊपर वाले फॉर्मूले देखिए, पोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट एडिशन ऑफ BaCl2 प्लस H2SO4 माइनस 2 टाइम्स HCl करना है। सो 280 प्लस 860 माइनस 2 टाइम्स 426, वो सॉल्व करेंगे तो ये 228 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा। और हमें नियरेस्ट इंटीजर में आंसर लिखना था, तो वी मस्ट राइट 288। Then comes question number 3. It's given a reaction has a half life of 1 minute. The time required for 99.9% completion of the reaction in minutes. A reaction has half life of 1 minute. The time required for 99.9% completion of this reaction is. अब देखो जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो आपको डेफिनेटली इसको फर्स्ट ऑर्डर कंसीडर करना है, क्योंकि इसमें कहीं पे भी देखो फर्स्ट ऑर्डर नहीं लिखा है। ठीक है, अब ये फॉल्ट ऑफ द क्वेश्चन है, बट आपको मैंने बताया था जेई मेंस में इतना एरर अलाउड होती है, आपको इसमें ध्यान देना चाहिए था। तो बेसिकली हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर करते टाइम सीधे आंसर लिखना चाहिए था कि जो 99.9% कंप्लीशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है वो 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ होता है डायरेक्टली। अगर एग्जैक्ट आंसर लिखना है, ठीक है, ln2 की जगह 0.69 ले लिया, तो दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 10 टी हाफ। नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है तो 1 मिनट है, तो उसका 10 टाइम्स रिपोर्ट करेंगे तो सीधे 10 मिनट्स अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो आपको यहाँ फॉल्ट समझ में आ गया होगा, इसको हमें फर्स्ट ऑर्डर अज्यूम करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग है, आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में से सॉल्व करना है, और कोई क्लू दिया नहीं है क्वेश्चन में जिससे आप डिसाइड करोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर अज्यूम करके ही सॉल्व करना था। मेंस में इतना दिमाग लगा लिया जाता है क्योंकि हमारे जेई मेंस के कोर्स में मेजरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, उसी के बेसिस पे सॉल्व कर देना था, अदरवाइज क्वेश्चन को क्लेम करना चाहिए था बोनस के लिए, जो कि जेई मेंस ने नहीं करा था। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अपना कॉमन सेंस से सॉल्व कर लेना था या छोड़ देना था, क्योंकि चॉइसेस थी 5 क्वेश्चन में से कोई एक कर सकते थे, 10 में से आपको कोई 5 करने थे तो आप छोड़ भी सकते थे। Then comes question number 4. It's given the gaseous phase reaction 2A gases gives A2 gases. At 400 Kelvin, delta G naught is given. The equilibrium constant Kc for this reaction is. तो हमारे पास देखो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के इक्विलिब्रियम। यहाँ से हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, या इसको लॉग में कन्वर्ट कर लो, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दे रखी है 25.2 इंटू 10⁻³ माइनस 2.303। आर की वैल्यू अपने को पुट करनी है 8.3, क्वेश्चन में गिवन है, और ln 10 की वैल्यू 2.3 दे रखी है, तो 2.303 की जगह 2.3 ले लो, इंटू 8.3 इंटू टेम्परेचर 400 केल्विन दिया है, और लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम लिख देना है। यहाँ से सॉल्व करके लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी है, माइनस जो आएगी, जरा उसको सॉल्व करके एक बार बताएंगे, करिए एक बार जल्दी से। तो यहाँ से लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू -3.3 तक आ जाएगा सॉल्व होकर। अब देखो वैसे तो क्वेश्चन ही फॉल्टी है, अगर आप ध्यान से देखो तो एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू लिखा ही नहीं जाता, तो ठीक है, लेकिन अब मेंस का पेपर है तो जैसे दिया वैसे ही कर लो। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -0.3 -3, और जो आपको एंटी लॉग की वैल्यू दे रखी है उसको अगर यूज करके लिखेंगे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो वी मे राइट 0.05 इंटू 10⁻²। एक रास्ता तो ये था। अब चूंकि आगे क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि जो डेल्टा जी है वो की प्रेशर के टर्म में लिया गया कि बॉडी कंसंट्रेशन के टर्म में लिया है, तो दैट इज अगेन अ कंस्ट्रेंट फॉर अस। ये क्वेश्चन ही फॉल्टी है तो उसका कुछ कर नहीं सकते, तो इसको स्किप ही करना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर आप इसको केपी मान लें तो फिर इससे एक और स्टेप आगे बढ़ सकते थे, केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी पार डेल्टा एन, और डेल्टा एन की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो आप वहाँ से के सी निकाल सकते थे के पी इंटू आर टी से। एक और स्टेप फॉलो करते हैं, के सी इज इक्वल टू के पी इंटू आर टी। फिर इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो हो सकता है कि नियरेस्ट इंटीजर में आंसर बन जाए, अदरवाइज तो इसका आंसर 0.05 का नियरेस्ट इंटीजर तो 0 लिखना चाहिए था। मेरे हिसाब से ये थोड़ा क्वेश्चन ही एब्सर्ड है, बट जैसे दिया हुआ है वैसे ही सॉल्व करके लिखिएगा। तो यहाँ से के पी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के पी इंटू आर टी दे रखा है, अगर आप इसी को सीधे सीधे सॉल्व करो एक बार तो हो सकता है एक नियरेस्ट इंटीजर बन जाए। तो ये 0.05 इंटू 10⁻² इंटू आर की जगह 8.31, और टेम्परेचर दिया है 400, तो मल्टीप्लाई करके एक बार वैल्यू निकाल के देख लो, अगर कोई नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू बन जाती है तो वही आंसर लिख दीजिएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये 166.3 इंटू 10⁻² आ जाएगा। तो यहाँ से नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू लिखते हैं तो 166 लिख सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन ही फॉल्टी है मतलब, लेकिन मेंस का पेपर है तो जैसे दिया था वैसे ही कर लेना था।
अगर करना था अदरवाइज मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन होना चाहिए था ये डेल्टा जीपी है और फिर एसी की यूनिट मेंशन होनी चाहिए थी किस यूनिट में निकालना है, क्योंकि अगर आप यूनिट चेंज करोगे तो सवाल का आंसर बदल सकता है। बट अभी जैसा गिवन था मैंने वैसे सॉल्व कर दिया। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इट इज गिवन xenon compound A upon partial hydrolysis gives XeO2F2. The number of lone pair of electron present in the compound A rounded off to the nearest integer. तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अगर XeO2F2 बन रहा है तो उसका मतलब जो जेनॉन कंपाउंड है वो XeF6 है। तो स्टार्टिंग कंपाउंड आपका XeF6 है जिसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस से XeO2F2 बन सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। XeF6 का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d3 6 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर की वजह से। तो उसने पूछा है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस कंपाउंड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। Then comes question number 6. It's given in tolerance reagent. In tolerance test for aldehyde, the overall number of electron transferred in tolerance reagent formula per aldehyde group for the silver mirror is, इसकी रिएक्शन लिख लो बस सीधे सीधे। तो देखो सिल्वर मिरर फॉर्मेशन में AgNH3 वोल्ट वाइज प्लस जो है ये कन्वर्ट होता है सिल्वर में। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना है कि जो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है RCHO, ये कन्वर्ट होता है RCOH में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। ठीक है, क्लियर। तो अब अगर हम यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप में कोई भी एक मतलब जनरलाइज केस ले लेते हैं, वैलेंस एजेंट केस में हमने कोई एक जनरलाइज केस ले लिया, कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ले लो। यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे अगर आप तो जीरो से, अगर हम कार्बन वाले को प्लस ही अज्यूम कर लें तो -2 स्टेट में जा रहा है जनरलाइज केस में। चलो तो ये जीरो से -2 वाले स्टेट में जा रहा है। दिस इज द बेसिक रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक ऑक्सीजन गेन हो रही है, वहां से देख लो तो इसमें बेसिकली चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मोल कितना हो रहा है 2 यूनिट, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है पर एल्डिहाइड ग्रुप नॉट पर टॉलेंस एजेंट ग्रुप। तो सिल्वर का ऑक्सीजन स्टेट तो +1 से 0 जा रहा है, बट इसमें 2 यूनिट ऑफ सिल्वर यूज होगी। अगर आप बैलेंस करके यूज करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो जाएंगे वो 2 हो जाएगा। ध्यान रखना है पर एल्डिहाइड ग्रुप पूछा गया है फॉर द सिल्वर मिरर फॉर्मेशन। तो एल्डिहाइड जो है वो RCHO से RCOH में कन्वर्ट होगा, तो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट पर मोल चेक करेंगे, इट विल बी 2। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो फिर अगर आप चाहो तो से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एक बार बैलेंस करके भी देख सकते थे। तो हमने अगर RCHO लिया तो 2 यूनिट्स ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस प्लस लिया, एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करा ऑक्सीजन बैलेंस करने के, यहाँ पे 2 सिल्वर बनाया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना और 2 यूनिट NH4 प्लस बना दिया। क्योंकि इक्वेशन बैलेंस हो गई, दोनों साइड 2+2+4 है, मास भी बैलेंस कर दिया है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि हमारे पास 2 सिल्वर यूनिट यूज हो रही है। हम उसके ऑक्सीजन स्टेट से भी अगर कैलकुलेट करोगे तो ये +1 से 0 जा रहा है, 2 सिल्वर के लिए भी अनफैक्टर 2 निकाल सकते हो। दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक, अब जिससे कन्वीनियंट हो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड दोनों से कर सकते हो। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7। द नंबर ऑफ स्पीशीज बिलो दैट हैव 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर सेंटर एटम इज। तो देखो इनके सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लो फटाफट। सबसे पहले SF4 बनाएंगे तो ये सीशॉ स्ट्रक्चर होगा, एक लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड। BF4 माइनस बनाएंगे तो 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, sp3d, ये sp3। ClF3 बनाएंगे तो उसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे T शेप, ये आपका sp3d। तो ये हमारा आंसर होगा क्योंकि 2 लोन पेयर पूछा है उसने। देन वी ड्रॉ AsF3। तो AsF3 इज लाइक नाइट्रोजन फैमिली, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन PCl5, ये भी आपका sp3 हो जाएगा। देन PCl5 sp3d, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Then it is BRF5 which contains 1 lone pair of electron sp3d2. This is BRF5 sp3d2. Then XeF4 contains 2 lone pair of electron. ये आपका आंसर हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ये भी हमारा आंसर है। और SF6 में देखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी sp3d2 विद नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी ड्रॉ करना है तो ये ड्रॉ कर लीजिए sp3d2
ऑक्टाइडल ज्योमेट्री XGF6 विद लो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये आपका sp3d2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें उसने पूछा जिनके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऐसी स्पीशीज केवल 2 है, तो आंसर हो जाएगा 2। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है सोल्यूट ए डाइमराइजेस इन वाटर। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लीजिएगा। था भाई, तो बहुत सीधा सवाल था। स्ट्रक्चर से मैंने सारे ड्रॉ कर दिए फ्यूचरिस्टिक एंगल से, क्योंकि इन सब के बारे में कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, सब इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इट इज गिवन अ सॉल्यूट। समझ गया ना? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है सबको? देन क्वेश्चन नंबर 8 इट इज गिवन अ सॉल्यूट ए डाइमराइजेस इन वाटर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन इज A of A is 100.52 डिग्री। द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ A इज, तो देखो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा TB इज इक्वल टू I टाइम्स KB इंटू M। और एसोसिएशन के वन का फैक्टर होता है 1 प्लस अल्फा माइनस अल्फा बाई एन। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, ये वाला फॉर्म आएगा। देखिए वन का फैक्टर, ठीक है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। और बस इसमें पूछा गया है कि परसेंटेज एसोसिएशन पूछा है, तो मतलब अल्फा निकालना है आपको। बस डाइमराइजेस दिया है तो एन की वैल्यू 2 है, तो इफ एन इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से आई की वैल्यू 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगी। बस अब एक्सप्रेशन में पुट कर दो सारी वैल्यूज। तो डेल्टा टी भी दिया है 0.52, के बी की वैल्यू 0.52, वांट ऑफ फैक्टर 1 माइनस अल्फा बाई 2, और मोलरिटी दे रखी है 2। ठीक है, मोलरिटी देखो आपको 2 दे रखी है। अब जरा उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करके लाएंगे तो अल्फा की वैल्यू 1 आ जाएगी। अल्फा 1 आ जाएगा तो ये 100% एसोसिएशन हो रहा है, तो 100 आंसर रिपोर्ट कर देंगे। परसेंटेज का रिपोर्ट करना है, परसेंटेज एसोसिएशन पूछा गया। वन का फैक्टर अल्फा की वैल्यू 1 होने मतलब 100% एसोसिएशन, तो आप अल्फा की वैल्यू 100 लिख देंगे। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 9। बेंजोइक एसिड की रिएक्शन Br2 Fe Br3 से करा रहा है, मेटा पोजीशन पे Br लगा। कंसीडर अवर रिएक्शन with 6.1 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज यूज्ड टू गेट 7.8 ग्राम ऑफ मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। परसेंटेज यील्ड, तो देखो मोल कांसेप्ट का स्टैंडर्ड सवाल है। आपको परसेंटेज यील्ड निकालने में क्या करना पड़ता है, कितना मैक्सिमम प्रोडक्ट बना सकते हैं हम लोग। तो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट बताएगा कोई? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड अगर हम लिखें सबसे पहले, ये 122 होता है। जितने मोल बेंजोइक एसिड है उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड निकाल लो। उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.1 बाई 122 इंटू 201 हो जाएगा। अब यहाँ से परसेंटेज यील्ड निकालेंगे तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, तो ये हो जाएगा। मास निकालने में बस मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना। तो परसेंटेज यील्ड निकालेंगे तो 6.1 बाई 122 ये मोल है, मोलर मास इसका 201 आएगा। मोलर मास से मल्टीप्लाई करा तो ये मैक्सिमम मास प्रोड्यूस हुआ, एक्चुअली में 7.8 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है इन 200। इसको सॉल्व करके आपको परसेंटेज रिपोर्ट करना है, जो आपकी परसेंटेज यील्ड हो जाएगी। समझ में आ गया कंसेप्ट? एक मोल एक मोल बेंजोइक एसिड से एक मोल मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बनेगा, तो 6.1 बाई 122 से 6.1 बाई 122 मोल बनेगा। और मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो ये मैक्सिमम अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, मैक्सिमम अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है और एक्चुअल अमाउंट 7.8 ग्राम प्रोड्यूस हुआ है। उसको सही कर लीजिएगा, उल्टा लिख दिया था। तो परसेंटेज यील्ड का मतलब हुआ 7.8 ग्राम बना है, एक्चुअली में बनना चाहिए था 6.1 बाई 122। 6.1 बाई 122 इंटू 201, ये मैक्सिमम अमाउंट बनना चाहिए था, इंटू 100। ठीक है, तो सॉल्व करके आपको एग्जैक्ट आंसर बताना है कि कितना परसेंट आएगा ये सॉल्व होकर। तो देखो सॉल्व करेंगे तो ये परसेंटेज यील्ड अप्रॉक्सीमेटली 78% आ जाएगी। आपको नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है, तो उसका आंसर 78 मार्क कर दीजिएगा। समझ आ गया? परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है कि जितना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ उस डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी प्रोड्यूस इनटू 100। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। इट्स गिवन द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैडमियम सल्फाइड इन वाटर इज 8 into 10⁻⁴ मोल्स पर लीटर। द सॉल्युबिलिटी इन 0.01 m H2SO4 सॉल्यूशन इज, देखो कॉमन एंड इफेक्ट का केस हो गया।
कैडमियम सल्फेट की अगर हम सॉलिबिलिटी चेक करेंगे तो कैडमियम 2 प्लस सल्फेट आयन आएगा। तो H2SO4 के कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसकी कंसेंट्रेशन तो 0.1 m हो गई और इसकी सॉलिबिलिटी S1 मान लेते हैं, ठीक है। और वाटर के अंदर जो सॉलिबिलिटी है वो आपको पता है S1 स्क्वायर होता है, तो KSP इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻4 स्क्वायर हो जाएगा और बाद में सॉलिबिलिटी S1 इंटू 0.01 होगी। यहाँ से सॉलिबिलिटी अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻4, अच्छा 8 का स्क्वायर कर लो तो ये 64 इंटू 10⁻⁻8, 64 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 0.01। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 64 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ से अगर आंसर लिखना है तो इंटू 10⁻⁻6 में रिपोर्ट करना है, तो आपका आंसर 64 हो जाएगा। तो क्या वाटर वाली सॉलिबिलिटी तो क्लियर है, एस एस मानेंगे तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू के एस हो जाएगा, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट वही रहेगा, उससे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर पेपर, ओके।